बट अतुल, जिस तरीके से तेहरान में जाके जो हमास के चीफ थे इस्माइल हानिया, उनका कत्ल करना या उनका असैसिनेशन करना, क्या एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी इजराइल की? एक कैलकुलेटेड रिस्क था। मुझे नहीं लगता स्ट्रैटेजिक मिस्टेक निकली है, क्योंकि आप देखेंगे कि ईरान ने रिटेलिएशन नहीं की अभी तक, और उसकी वजह है आशुतोष कि अभी तक उनके पीछे कोई अलायंस नहीं, पीछे एक तरह से कंसोलिडेट हुआ है। अलायंस में कौन हो सकता है? अलायंस में रशिया हो सकता है, और टैसिट सपोर्ट चाइना से आ सकती है, तब जाके उनको मजबूती मिलती है। क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन युद्ध में एक तरह से एंगेज्ड है, तो वो दो युद्ध एक तरह से नहीं सपोर्ट कर सकता है इस वक्त रशिया। तो रशिया लॉक्ड अप है यूक्रेन में, इसलिए उसकी सपोर्ट पूरी तरह से नहीं आ रही ईरान को। और चाइना जो है वो डायरेक्टली कभी सपोर्ट नहीं करेगा, वो हथियार वगैरह या और तरह से इंटेलिजेंस वगैरह ऐसी चीजें देगा। तो इसलिए ईरान को पता है कि अगर वो इसराइल को इस वक्त अटैक करता है तो ब्लोबैक बहुत बहुत हावी होगा इसराइल की तरफ से, और अटैक बहुत तीव्र होगा और सस्टेन्ड रहेगा, क्योंकि अमेरिका की सारी सप्लाई लाइन जो है वो इसराइल में जा रही हैं। तो पलड़ा इस वक्त मिलिट्री से ऐसी स्थिति में आनी चाहिए कि इसराइल दे रहा है टॉलरेट। अगर यूक्रेन युद्ध समाप्त होता है और रशिया इधर आ सकता है तो भले ही ईरान की रणनीति में बदलाव आएगा, लेकिन अभी जो है इनइक्वल इक्वेशन है, इसलिए ईरान जो है अभी तक वैसे बैठा है। एक और बात इसमें है कि टू बी ऑनेस्ट कि ये जो इस्माइल हानिया हमास है, ये इनकी जो आइडियोलॉजिकल लाइन है वो मुस्लिम ब्रदरहुड की लाइन है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड की और जो शियाज की लाइन है ये हमेशा एक साथ नहीं थी। ये इनको जोड़ा था कासिम सुलेमानी ने, जो इनके ईरान के बहुत बड़े एक तरह से मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने यूनिफाई किया था हिजबुल्लाह को और हमास को। ईरान की एक और संस्था होती थी इस्लामिक जिहाद, जो गाजा वगैरह में इन्फ्लुएंशियल होती थी। इन सबको जोड़ने का काम सुलेमानी ने किया था। लेकिन ये एक तरह से टैक्टिकल तरीके से ये अलायंस बनी हुई है, क्योंकि आपस में अंतर विरोध बहुत है। लीडरशिप इस्लामिक वर्ल्ड का कौन लेगा, मुस्लिम ब्रदरहुड लेगा कि शियाज लेंगे, इसके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो दबी हुई हैं इस वक्त। और इस्माइल हानिया एक तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड के रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि हमास जो है ऑफशोर मुस्लिम ब्रदरहुड की है। तो मुझे एक ये फैक्टर भी आता है ईरान का जो अभी तक रिस्पॉन्स दिया है कि इस तरह की कंपल्शन थी। अगर ये हुतीज होते फॉर एग्जाम्पल, जो यमन में हैं, वो बिल्कुल शिया ग्रुप के साथ बहुत इंटीमेट हैं, तो शायद ईरान को के ऊपर ज्यादा दबाव होता। करते या ना करते कार्रवाई वो अलग बात है, लेकिन दबाव ज्यादा आता है। तो एक ही अंडर करंट जो है ना, आइडियोलॉजिकल अंडर करंट, ये भी एक तरह से शामिल हो रहा है ईरान के लैक ऑफ रिस्पॉन्स में। बट अतुल, अगर अगर ईरान की जमीन पे आके अगर किसी का कत्ल करके अगर इसराइल चला जाए और उसके बाद ईरान अगर रिटेलिएट ना करे, तो ईरान की जो अभी तक जो पूरी पोस्चरिंग थी कि जो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप को लेकर या एक बड़े मजबूत मुस्लिम लीडर को लेके वो खतरे में पड़ती है, और उसका असर ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा और जो ग्लोबल उनकी इमेज उस पर भी पड़ेगा। तो क्या ईरान ये अफोर्ड कर सकता है कि वो रिटेलिएट ना करे इसराइल के खिलाफ? टू सम एक्सटेंट और कुछ समय तक, क्योंकि ह्यूमिलेशन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हर तरह से, डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली। जो उनके रीजनल अलाइज हैं, हिजबुल्लाह उसमें एक है, हुतीज एक है, तो उनकी एक तरह से कमजोर दिख रहा है ईरान इस वक्त। और इसको बदलना जरूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर्स भी बढ़ सकते हैं, जैसे आपने कहा, क्योंकि एक लेजिटिमेसी का फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से कि आप विक्टर हो तो लोग आपको ज्यादा समर्थन करते हैं। तो ये ईरान की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ईरान की बॉटम लाइन क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ द रेवोल्यूशन। वो अगर प्रीमेच्योरली अटैक करता है, जैसे आज की स्थिति है, और उन्होंने वॉर गेम किया होगा, कि उसका जो अटैक फिर इतना आएगा, भयंकर आएगा इसराइल की तरफ से, कि सरकार उनकी वैसे हिल सकती है। फिर सरकार मतलब रिजीम जो है पूरी तरह से, जो रेवोल्यूशन जो 79 में हुई है, इतनी बड़ी चीज हुई है, वो खतरे में पड़ सकती है। तो वो ह्यूमिलेशन कुछ समय तक सह सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये परमानेंटली नहीं सह सकता। वो वेट करेंगे। मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली सिचुएशन बाकी थिएटर्स में जैसे ही बदलती है, अगर एक दो महीने में हम देखते हैं कि जो यूक्रेन वॉर थोड़ी सी उसमें कमी आती है और
रशियन फोर्सेस डिसएंगेज वहां से होती है, जो असला बारूद वहां जा रहा है वो यहाँ डाइवर्ट हो सकता है, तब ईरान रिस्क लेगा। लेकिन उसके बिना, क्योंकि बैकअप नहीं है, अब जो भी वॉर्स देखी हैं, अपने वर्ल्ड वॉर्स देखी हैं, बाकी देखी हैं, आपके अलायंसेज होती हैं। बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक टाइम पे जब 71 वॉर हुई तो रूस भारत के साथ था, पाकिस्तान के साथ अमेरिका था, तो एक अलायंसेज आपके पीछे मजबूत खड़ी हुई थी, दो सुपर पावर लगी हुई थी। इस वक्त ईरान की प्रॉब्लम यह है कि कोई सुपर पावर इसके साथ है नहीं इस वक्त, क्योंकि सुपर पावर तो पहले है नहीं, रशिया जो पहले थी, लेकिन जो भी एक रीजनल पावर है वो डाइवर्टेड है यूक्रेन की तरफ। तो कल को अगर युद्ध चलता है 12-15 दिन, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके पास पीछे से पाइपलाइन, सप्लाई लाइन नहीं है। अब वियतनाम वॉर में देखेंगे, वो होचिमिन ट्रेल थी, वहां से सोवियत यूनियन से असला बारूद आता था, चाइना से आता था, तो वो अमेरिका से लड़ लिया, इतने साल लड़ लिया। वैसा यहाँ पर जो है वो अलायंस फिटेड नहीं है अभी। तो इसलिए ईरान की मजबूरी ये है कि अगर वो प्रीमेच्योरली इस वक्त हिट करती है इसराइल को, और जो अपनी रेवोल्यूशन है वो खतरे में पड़ती है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये ह्यूमिलेशन इस वक्त सहना बेहतर है, लेकिन रेजीम तो प्रिजर्व रहेगी। तो बहुत डिफिकल्ट चॉइस है आशुतोष इस वक्त, और ये भी मुझे लगता है टैक्टिकल है। स्थिति बदलती है तो ईरान को करना पड़ेगा, जैसे कि स्टेटमेंट भी आया है, हिजबुल्लाह कह रहा था कि भाई हमने अब वापस उनको अटैक कर दिया ईरान को, तो हमारा जो शुक्री के बारे में जो हमको बदला लेना था हमने खत्म कर दिया, मतलब एक तरह से साइकिल खत्म हुआ है। ईरान कह रहा है साइकिल नहीं खत्म हुआ भाई, ईरान अभी भी कह रहा है कि वो रिटेलिएशन आएगी, वो कब आएगी सिर्फ उसके बारे में सस्पेंस रखा है।